बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम की। बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं इसमें, और तकरीबन आधा साल बाकी है इस बल्दियाती निज़ाम है इसको। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बल्दियाती निज़ाम में कितने काम हुए और कितने काम सियासत की नज़र हो गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के UC7 के चेयरमैन राजा कैसर गफ़ार साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी UC में पिछले 4.5 साल में कितने काम हुए और कितने काम सियासत की नज़र हो गए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि 4.5 साल हो चुके हैं बल्दियाती निज़ाम को, आप क्या समझते हैं आपने अपने UC में 4.5 साल में कितना काम कराया? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बल्दियाती निज़ाम से आवाम को बड़ी तवक्को वाबस्ता थी, क्योंकि 20-25 साल बाद बल्दियाती निज़ाम इस्लामाबाद में बहाल हुआ था। इंतखाब हुए और लोगों ने बड़े जोश व जज्बे से वोट डाले और अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। इस्लामाबाद की 50 यूनियन कौंसल्स हैं, उनके 50 चेयरमैन थे, उनके ऊपर एक मेयर बनाया गया, डिप्टी मेयर बनाए गए और एक पूरा सिस्टम था। बदकिस्मती से 2-2.5 साल नून की हुकूमत रही, 2-2.5 साल 2 साल 2.25 साल हमारे भी होने वाले हैं। लेकिन साबका दौरे हुकूमत में मेयर साहब के अंडर जो MCI हमारी थी, उसके हर महीने इजलास होते रहे, लेकिन इजलास का अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आया। 1 रुपये का फ़ंड भी किसी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को MCI और मेयर के थ्रू नहीं मिला। तो वो जो साबका दौर गुजरा वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप था। उसके बाद जब नई हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, तो उसमें जो सूरत-ए-हाल थी निज़ाम के हवाले से वो जूं के तूं बरकरार रही। अलबत्ता जो हमारे MNA हज़रात थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस्लामाबाद के देही इलाकों को बिलखुसूस एक खतीर रकम असद उमर साहब ने, अली नवाज़ अवान साहब ने, खुर्रम नवाज़ साहब ने खर्च की, जिससे इलाके में रोड के काम हुए, बिजली के काम हुए, गैस के काम हुए और मुख्तलिफ काम देही इलाके में हुए। तो अगर आप ये कहें कि बल्दियाती निज़ाम इस्लामाबाद में फ़ाल रहा, तो मैं कहता हूँ वो गैर फ़ाल था और उसकी कोई आउटपुट या आवाम को कोई ऐसा फ़ायदा या आवाम की तवक्कुआत पर कोई चीज़ पूरी नहीं उतर सकी। आप एज आ चेयरमैन सारे इजलास में आपने शिरकत की, आप क्या समझते हैं कि क्या उसमें कमी थी कि क्या फ़ंड नहीं जारी हुए या वो सियासत की नज़र होते रहे सारे काम? आप क्या समझते हैं कि क्या कमी थी, किस वजह से आवाम के काम नहीं हो सके? ये सियासत की नज़र सारे मामलात हुए हैं। फ़ंड्स थे हमारे मेयर साहब के पास, 2.5 अरब रुपया था जो उनके अकाउंट में पड़ा रहा, आज भी उनके अकाउंट में है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सका। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहले तो CDA और MCI के दरमियान एक झगड़ा रहा, बड़े अरसे तक ये झगड़ा चलता रहा और 2 निज़ाम एक साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से वो पावर्स की तकसीम जो थी वो मसाइल थे। कोई 23 डायरेक्टरेट जो थे वो आए MCI के अंडर, लेकिन वहाँ पर कानूनी मसाइल ऐसे थे कि जिनको हमारे जो साबका मेयर हैं जो रिज़ाइन दे चुके हैं वो हल ना कर सके। और हम जितने इजलासों में, तकरीबन 50 हमारे इजलास हुए, और हर इजलास में हमारे जो चेयरमैन हज़रात थे इसी बात का रोना रोते थे कि इस पूरे सिस्टम का उन लोगों को कोई फ़ायदा ना पहुंच सका। बरकैफ जो कुछ हुआ वो उसका फ़ायदा अवाम तक बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं पहुंचा जिसका मैं आपके सामने कोई जिक्र कर सकूं। आप UC के चेयरमैन हैं, आप क्या समझते हैं जब आप अपने इलाके में काम नहीं करा सके तो कितनी मुश्किलात का सामना हुआ? क्योंकि जो वोट देते हैं उनका फिर ये होता है कि हमारे काम भी हों। आप जिस तरह कह रहे हैं कि उस दौर में काम नहीं हुआ, बल्दियाती निज़ाम में तकरीबन काम ना होने के बराबर हुआ, कितनी मुश्किलात का सामना रहा आपको? साबका दौर में तो मैं शदीद मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए देही इलाके के बड़े काम करवाए हैं और पूरी जो इस्लामाबाद का देहात है और तीनों हमारे जो हल्के हैं NA 52, 53, 54, इसमें बड़े पैमाने पर लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए हमारे MNA हज़रात ने काम करवाए, जिसमें रोड्स बनाई गई। जैसे मैं आपको बता, बिलखुसूस गैस के हमारे इस्लामाबाद में बड़े काम हुए और पानी का एक मसला था देहात में मुख्तलिफ इलाकों में, वो हल किया गया। तो जो साबका 2.5 साल गुजरे उनमें तो कोई हमने एक ईंट भी नहीं लगाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने
लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए काफ़ी सारे काम करवाएं MNA हजरात ने। अच्छा, आप क्योंकि एजुकेशन के साथ आपका एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, आप एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, एक स्कूल भी चला रहे हैं आप क्या समझते हैं कि यूसी लेवल पे या इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो एजुकेशन का कितना फुकदान है, किस तरह एजुकेशन को ऊपर लेकर आ सकते हैं? देखें, इस्लामाबाद में तकरीबन 423 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिसमें कॉलेज भी शामिल हैं, कॉलेज भी हैं। इन 423 इदारों में तकरीबन 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है और जो तालीमी हमारा निज़ाम था वो तकरीबन बैठ चुका था। पिछले 10 साल से नए टीचर्स भर्ती नहीं हुए और जो टीचर रिटायर्ड हुए, जो फोत हो गए या जिन्होंने जॉब्स छोड़ दी, तो रोज़ बरोज़ उनकी तादाद में कमी आती रही और जो सरकारी स्कूल हैं बिलखुसूस वो खाली हो चुके थे और लोगों ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ एक रुझान बना लिया था। आप यकीन करें, बाज़ ऐसे स्कूल थे देहात में जिनमें 17 बच्चे थे और वो एक प्राइमरी स्कूल था, किसी में 60 बच्चे थे, वो मिडिल स्कूल था। एक ऐसा स्कूल भी है जिसमें 69 बच्चे, वो हाई स्कूल है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों का एक रुझान बन चुका था प्राइवेट स्कूलों की तरफ और सरकारी अदारों पर उनका एतमाद उठ चुका था। अब जो मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने तालीम के ऊपर बड़ी तवज्जो दी और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो काबिल हल आज भी होने हैं, जिसमें एक डेली वेजेस का एक बहुत बड़ा मसला है। वो लोग डेली वेजेस वाले पिछले 10-15 साल से दिहाड़ीदारी हैं, वो उनकी कोई मुलाजमत पक्की नहीं हुई, वो स्कूलों में काम कर रहे थे और वो अदालतों में चले गए और चूँकि केस उनका अदालत में था, नई टीचर्स की भर्ती का एक बहुत बड़ा मसला था और उस पर मौजूदा हुकूमत और हमारे वज़ीर तालीम, हमारे MNA हज़रात बड़े फोकस हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगली 14 तारीख है हाई कोर्ट में दिसंबर की, उसमें ये मसला हल होगा और FPSC के थ्रू तकरीबन 600 टीचर्स नए भर्ती हो रहे हैं जो कि आके इस कमी को पूरा करेंगे। और फिलफोर जो इमरजेंसी की सूरत हाल में एक कोशिश की गई है वो ये है कि हम जो PhD या यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं और बेसिकली जो मसला है सरकारी स्कूलों के साथ वो यही था कि वहाँ पर टीचर्स की कमी थी, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चे नहीं भेज रहे थे। दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो इस्लामाबाद के 23 मॉडल कॉलेजेस हैं और उसके अलावा FG के 400 स्कूल है, उनका बजट और 23 कॉलेजेस का बजट बराबर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 तबकाती निज़ाम हमारे सामने मौजूद है। इस निज़ाम को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, हर बच्चे का बुनियादी हक़ है तालीम हासिल करना और जब तक ये जो मसाइल हैं FG स्कूलों के हल नहीं किए जाएंगे, उनको फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, तो ये मसला बरकरार रहेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो सरकारी बसें, तकरीबन 200 सरकारी बस इस वक्त सरकारी स्कूलों के पास मौजूद है, जिनमें से काबिल अमल तकरीबन 100 होगी, 100 बस खड़ी है। तो ये जो मसाइल है, सर बसें तो अभी नहीं आई हैं जी। और आप साबका वज़ीर कैड, अगर आपको याद हो, पंजग्राम में अपने साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा गई, वहाँ पे बड़ा इफ्तिताह हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जितने भी कॉलेजेस हैं उनको हमने मॉडल कॉलेज बना दिए हैं, हमने जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती कर दी है, टीचर्स पूरे हो गए। आप ये जो बातें बता रहे हैं ये तो हैरान कुन है। सर, पिछले 10 साल से कोई टीचर भर्ती नहीं हुए और सिर्फ ऐलान करने से, ये बस देने से, बसें स्कूलों के पास मौजूद है, लेकिन वो कैसे चलाएं? उनके पास ड्राइवर नहीं है, उनके पास कंडक्टर नहीं है, उनके पास बजट नहीं है, तो कहाँ से बसें चल सकती हैं? बसें खड़ी खड़ी ख़राब हो रही हैं। अब उस पर जो चंद दिन पहले भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, अब भर्ती किए जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर और हर स्कूल को फंड्स जारी किए जा रहे हैं कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के साथ या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ फंड जारी करके उनको बसों को चलाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। और मैं ये कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ख़राब है, पूरे मुल्क में ख़राब है और बिलखसूस उसका जो इफ़ेक्ट आया है वो तालीम के ऊपर आया है, हमारे बच्चों के ऊपर आया है। तो अगर ये हालात थोड़े से बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इन बसों का भी मसला हल हो जाएगा और ये जो खाली असामियाँ हैं टीचर्स की वो भी हल होने के करीब हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम बात करें हेल्थ पे, आप क्या समझते हैं कि जो इस्लामाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद के दही इलाकों में कोई अभी तक हेल्थ का कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है हेल्थ के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है
उसने कोई इकदाम उठाए हैं हेल्थ के हवाले से? अगर मैं अपनी यूनियन काउंसिल पिंड बगवाल के हवाले से बात करूं तो मैं ये आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस सर्विस मसीहा के नाम से एक सेविंग लाइन NGO है उसके साथ मिलके की है। एक हमजा फाउंडेशन हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल हमने वहाँ पर बनाया है और लोगों को बुनियादी सेहत के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इदारे। जहाँ तक आप पूरे इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में तकरीबन 14 सरकारी डिस्पेंसरी हैं और सारी सरकारी डिस्पेंसरी पर काम हुआ है। उनकी जो कमी बेशी थी, जितने मसाइल थे उसको मौजूदा हुकूमत ने हल किया है। हर जगह काम हो रहा है सरकारी डिस्पेंसरी के ऊपर। वहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी है वहाँ से पिम्स के डॉक्टर्स वहाँ भेजे जाते हैं 2-2 3-3 माह के लिए और वो वहाँ पर जाकर लोगों के जो सेहत के मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं। लेकिन जो 70 साल के मसाइल हैं आप नहीं उनको चंद दिनों में हल करना या चंद सालों में हल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाराकू में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, इसी तरह तरलाई में बन रहा है, रवात वाली साइड पर बन रहा है, असद उमर साहब के हल्के में बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो हुकूमत का ये ख्याल है, हमारे अमीन हजरात का ये ख्याल है कि ये जो पिम्स के ऊपर और पोली क्लिनिक के ऊपर जो अवाम का एक बहुत बड़ा प्रेशर है इसको कम किया जाए और इस्लामाबाद के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर भी जो सरकारी डिस्पेंसरी हैं उनको फ़ाल किया जाए और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हॉस्पिटल्स के साथ तमाम डिस्पेंसरियाँ ऑनलाइन हो जाएं और पता चल जाए हर मरीज़ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर वो लोग कितने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में कितने आ रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार डेली पेशेंट पोली क्लिनिक में आ रहा है। तो वो कैसे उसको डील करें, आबादी इतनी ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि तालीम और सेहत मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और उसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है जिसके असरात इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो वापडा के मीटर एक काफ़ी अरसे से बंद पड़े हैं। जो इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं उनका अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा मुतालबा है तो वो गलत ना होगा, उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बिजली के मीटर को बहाल किया जाए। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है किस तरह इस पर काम कर रही है और क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो कामयाब हो सकेंगे इस? ये जो इस्लामाबाद में मीटर का मसला बना है जी, ये सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर से सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC दे सके किसी भी क्लाइंट को और तब जाके उस बंदे का मीटर लगे। इस्लामाबाद कैपिटल में एक CDA अथॉरिटी ऑलरेडी है जो कि शहर को डील कर रही है। CDA का ये ख्याल था कि हम पूरे इस्लामाबाद के जो मीटर्स हैं उनको NOC हम दें। तो हमारे जो MNA हजरात हैं उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया और मुखालफत की इस बात की। उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसने मुख्तलिफ तजावीज़ दी कि कौन सी अथॉरिटी हो। ये बात जायज़ है कि कोई ना कोई अथॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो NOC दे। एक यूनियन कौंसिल का चेयरमैन या यूनियन कौंसिल एक अदारा है, अगर उनको ये निज़ाम दिया जाए तो अच्छे तरीके से ये मसला देहात में हल हो सकता है। शहर का मसला CDA हल कर सकती है। आज मेरे ख्याल में या चंद दिनों तक इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आएगा जिसमें देहात के लिए एक अलग अथॉरिटी मुकर्रर की जाएगी और शहर CDA डील करेगी और लोगों को मीटरों का जो ये दरीना मसला है ये इस हल हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर लोगों को मीटर लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चूँकि अब कुछ माह रह गए हैं, आप एज अ चेयरमैन अपनी UC में काम कर रहे हैं, चंद माह के बाद ये जो बॉडी है ख़त्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि आपने जितने काम आपने कराए हैं, जो अपनी मदद आपके तहत भी कराए या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया और आपने काम कराए, आप क्या समझते हैं कि जो UC के जो वहाँ के रहायशी हैं वो आपसे खुश हैं, मुतमिन है आपसे? देखें जी, अगर मैं अपने यूनियन कौंसिल की बात करूं तो मैं आपको कोई जवाब दे सकता हूं, लेकिन पूरे इस्लामाबाद की बात करूं इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आवाम महंगाई का रोना रो रही है। लेकिन मुशर्रफ हुकूमत के बाद अगर इस्लामाबाद में कुछ तरक्याती काम हुए तो इस दौरे हुकूमत में हुए और ग्राउंड पर वो आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लोगों की खुश होने की बात है तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मेरी यूनियन कौंसिल में जो लोगों के मसाइल थे मैं उनको हल कर चुका हूँ और मज़ीद आगे
अभी हुकूमत भी हमारी है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी यूनियन कौंसिल के जो बकाया काम भी हैं, बहुत से काम पाइपलाइन में भी पड़े हुए हैं। सीवरेज के हमारे मसाइल हैं, हमारे सरकारी स्कूलों के वहाँ पर मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं लोगों के, ये मीटर्स जिस तरह आपने जिक्र किया, ये मसाइल हैं। तो इन पर मेरी भरपूर तवज्जो है और मेरा यही मिशन है कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं और जो अपने हिस्से का काम है वो ज़रूर करूं। अच्छा, आखिर में क्योंकि एक वेव चल रही है कोरोना वायरस की, जिसका इलाज सिर्फ एहतियात है, आप जो आपको अभी लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह SOPs पे अमल करें, किस तरह अपना ख्याल रखें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके? पहली बात तो ये है कि ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान अभी तक किसी संगीन सूरत हाल में नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी ये कोरोना एक जाली एक फ़िल्म है, कोई अपनी अपनी राय देता है। तो मेरे ख्याल में जो समाजी फासला है या हाथ मिलाना है और मास्क पहनना है, ये दो चीज़ें हैं जिन पर हम अगर कंट्रोल करें, अगर हम कल सेहतमंद होंगे तो एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से मिल सकेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू भी कर लेंगे, पास मिल बैठ भी सकेंगे। तो इस वक्त हमें ये चाहिए कि एहतियात करें, अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें और बिलखुसूस वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द बूढ़े लोग हैं जो इस बीमारी से सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी हिफाजत के लिए हमें ख़ुद एहतियात करनी चाहिए और हाथ मिलाने से या मास्क ना पहन के बाज़ार निकलना या बाहर निकलने से एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, ये थे राजा कैसर गफ़ार साहब, UC7 से चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि हमने 50% काम अपनी UC में लोगों के किए हैं और 50% जो रहते हैं वो इस हुकूमत में कोशिश करेंगे कि वो भी आवाम के मसाइल हल कर सकें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।